अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। वालेकुम सलाम सर, क्या हाल है सर आप? अल्लाह का शुक्र बच्चे। अच्छा बच्चे, मैंने आप लोगों को बुक भी भेज दिया, ठीक है। और मैं आज कोशिश करके आप लोगों को इसके क्वेश्चंस भी बता दूंगा कि कौन कौन से जो पिछले वीक के लेक्चर्स थे उनके भी क्वेश्चंस, और इस वीक के भी जो लेक्चर्स हैं उनके भी क्वेश्चंस जो आप लोगों ने करने हैं वो आप लोगों को मैं ग्रुप के अंदर ही बता दूंगा कि ये क्वेश्चंस आप लोगों ने सॉल्व करने हैं, ठीक है। ओके सर। और साथ के साथ मैं साथ साथ यूट्यूब पे लेक्चर्स अपलोड करता जा रहा हूँ, जिसको कोई मसला होता है वो आप वहाँ से रेफ़र कर सकता है वहाँ से, ठीक है। अच्छा, हम पढ़ रहे थे डिफ्रेंसिएशन को, ठीक है। उसी को आगे हम कंटिन्यू करके चेन रूल की तरफ आज चलते हैं कि चेन रूल ऑफ डिफ्रेंसिएशन क्या होती है। अच्छा, चेन रूल हम यूज़ कर कब करते हैं, पहले तो हमें ये जो है वो पता होना चाहिए। चेन रूल हम तब यूज़ करते हैं जब हमने डिफ्रेंशिएट करना हो फंक्शन ऑफ अ फंक्शन। क्या मतलब है इस चीज़ का? इसका मतलब ये है कि जिस तरह आप यहाँ पे देखें, z जो है वो फंक्शन है x और y का, ठीक है ना। z हमारा यहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल है, x और y जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, ठीक है। और अब ये फंक्शन है उसके। अब देखें फर्दर जो है यहाँ पे देखो x जो है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, t के ऊपर, ठीक है। जब आपके पास ऐसा सिनेरियो आ जाए कि आपको फंक्शन ऑफ अ फंक्शन को डेरिवेट करना पड़े, यानी कि कॉम्पोजिट फंक्शन हो जाए कि फंक्शन के अंदर फिर फंक्शन हो, ठीक है, तो तब आप वहाँ पे क्या यूज़ करते हो, चेन रूल, ठीक हो गया। अब यहाँ पे देखें z यहाँ पे हमारा फंक्शन है x और y का, और x जो है वो फर्दर t पे डिपेंड कर रहा है और y फर्दर t पे डिपेंड कर रहा है। तो यहाँ से क्लियर हो गया कि हम इसको सॉल्व करेंगे चेन रूल के जरिए, ठीक है। सर अगेन रिपीट कर दें सर। बच्चे सिंपल सी बात है कि अगर आपके पास ऐसा फंक्शन हो जो कि कॉम्पोजिट फंक्शन हो, कॉम्पोजिट फंक्शन क्या होता है कि ऐसा फंक्शन जिसके अंदर खुद एक फंक्शन छुपा हो, ठीक है, तो उसको हम कैसे फाइंड कर सकते हैं उसका डेरिवेटिव, चेन रूल के जरिए। जैसे यहाँ पे z जो है वो फंक्शन है x और y का, और x और y फर्दर डिपेंड कर रहे हैं, देखें ये x और y की वैल्यू गिवन है आपको, ये डिपेंड कर रहे हैं t के ऊपर। तो देखें ये x z जो था फंक्शन था x का, x आगे डिपेंड कर रहा है t के ऊपर। तो यहाँ से कॉम्पोजिट फंक्शन हो गया ना कि फंक्शन के अंदर फिर फंक्शन है। तो आप उसको सिंपल डेरिवेटिव के जरिए सॉल्व नहीं कर सकते, जब तक आप चेन रूल नहीं अप्लाई करोगे तब तक आप उसको सॉल्व नहीं कर सकोगे, ठीक है। अब ये देखो z यहाँ पे फंक्शन x और y का, और x डिपेंड कर रहा है t के ऊपर और y डिपेंड कर रहा है t के ऊपर। अब दो बातें होती है चेन रूल के अंदर। अब यहाँ पे क्योंकि ये x और z जो है वो x y पे डिपेंड कर रहा है, इसका मतलब है यहाँ पे पहले हम पार्शियल डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे। पार्शियल डेरिवेटिव कब अप्लाई होता है, जब आपके पास एक फंक्शन जो हो वो आगे फर्दर दो पे डिपेंड कर रहा हो। क्योंकि z जो है वो फर्दर x और y पे डिपेंड कर रहा है, इसीलिए हमने जो है वो पार्शियल डेरिवेटिव अप्लाई किया। पार्शियल डेरिवेटिव क्या होता है, ये देखें, पार्शियल z ओवर, क्योंकि मैं पहले x के लिए डिफरेंशिएट करूंगा तो मैंने क्या किया, पार्शियल z ओवर, उसने मेरे क्वेश्चन के अंदर भी कहा हुआ है कि फाइंड पार्शियल z ओवर पार्शियल t, ठीक है, ये हमने निकालना है। तो ये हमने क्या किया, इसका ये फार्मूला है, ये आप लोगों को आना चाहिए फार्मूला कि पार्शियल z ओवर पार्शियल t कैसे निकलेगा। पहले मैंने x के लिए डिफरेंशिएट करना है, तो क्या करूंगा, पार्शियल z, ये देखिए मैं दिखाता हूँ आपको, पार्शियल z और पार्शियल x को मैं करूंगा डेरिवेट, ये यहाँ पे मैंने लिख दिया उसको। अब फर्दर मैंने डेरिवेट करना है x को t के लिहाज से, लेकिन यहाँ पे पार्शियल डेरिवेटिव नहीं होगा, यहाँ पे सिंपल डेरिवेटिव होगा। क्योंकि क्यों, यहाँ पे x फर्दर डिपेंड कर रहा है सिर्फ एक एक वेरिएबल के ऊपर। तो जब ऐसा हो तो सिंपल डेरिवेटिव, जब दो पे यहाँ पे आ जाए तो पार्शियल डेरिवेटिव। अच्छा, इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया सिंपल डेरिवेटिव, ये देखें, ठीक हो गया। और यहाँ पे z जो था वो फंक्शन था x और y का, इसलिए यहाँ पे पार्शियल डेरिवेटिव। फिर फर्दर आगे चलते हैं हम। अब ये y की बारी आ गई। अब पार्शियल z ओवर पार्शियल y, और आगे y डिपेंड कर रहा था t के ऊपर, इसलिए dy ओवर dt, क्लियर। अब यहाँ से अगला स्टेप क्या है, पार्शियल z ओवर पार्शियल x निकालना। अब हमने फंक्शन की तरफ दोबारा रेफर करते हैं। फंक्शन का है हमारा, ये है फंक्शन। अब इसको डेरिवेट करना है विद रिस्पेक्ट टू x। जब विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेट किया तो पावर रूल लगा। पावर रूल लगा तो पावर रूल क्या होता है, पावर आपकी पहले आ जाती है, पावर में से एक माइनस हो जाता है। तो पावर आपकी देखें पहले आ गई x के, और पावर में से एक माइनस हो गया तो ये 2 बच गया, और y एज अ कांस्टेंट यहाँ पे है। इसी तरह यहाँ पे देखो जी बच्चे,
हाँ जी बच्चे, कुछ पूछना चाह रहे हो तो बताओ। बच्चे आपका नेट नहीं ठीक आ रहा, आपकी आवाज नहीं आ पा रही। आप मेरे से जो है वो मैसेज पे, वो ग्रुप में मैसेज भेज देना, जो मसला होगा उसका मैं जवाब दे दूंगा आपको। आपका नेट नहीं ठीक आ रहा। अच्छा सर ये जो सवाल है ना, डेरिवेटिव पार्शियल, ये फिर से एक दफा करवा दें, समझ नहीं आई सही से। बच्चे सिंपल, ये तो सिंपल बात है, क्योंकि यहाँ पे z जो है वो फंक्शन है x और y का, इसलिए हमने पहले पार्शियल डेरिवेटिव अप्लाई किया। पार्शियल डेरिवेटिव क्यों अप्लाई होता है? जब कोई भी ऐसा फंक्शन हो जो दो वेरिएबल्स के ऊपर डिपेंड कर रहा हो, तो हमने पार्शियल डेरिवेटिव लगाना है। अगर ऐसा फंक्शन हो जो खाली एक वेरिएबल पे डिपेंड कर रहा है, जिस तरह यहाँ पे देखो x के अंदर देखो एक ही वेरिएबल इन्वॉल्व है जो कि t है, इसलिए सिंपल डेरिवेटिव आप अप्लाई कर रहे हो। और यहाँ पे देखो क्योंकि z जो है वो x और y पे डिपेंड कर रहा है, इसलिए आप जो होगा वो पार्शियल डेरिवेटिव अप्लाई करोगे। सिंपल सी ये बात है, और इसमें कोई केस नहीं आएगा। समझ आइए बात की। थर्ड स्टेप की समझ नहीं आ रही, थर्ड रिपीट कर दें। थर्ड स्टेप क्या है? थर्ड स्टेप बच्चा, मुझे इससे क्या पता चलेगा थर्ड स्टेप आप कौन सा कह रहे रेफर कर रहे हो? सर चलें स्टार्टिंग से बता दें दोबारा। बच्चा ये फंक्शन होता है z, यहाँ पे क्वेश्चन गिवन है आपको z, और वो फंक्शन है आगे x और y का, और x और y फर्दर आप देखें तो यहाँ पे t पे डिपेंड कर रहे हैं दोनों। तो यहाँ से आप लोगों को क्लियर हो जाएगा कि ये फंक्शन, ये कॉम्पोजिट फंक्शन है, इसलिए हम इसको चेन रूल के जरिए सॉल्व करेंगे। पहले तो वो आपको बात है, आपको कह देगा कि चेन रूल के जरिए आप सॉल्व करो। अगर वो नहीं कह रहा तो फिर आप लोगों को ये देखना पड़ेगा कि वो कॉम्पोजिट फंक्शन है कि नहीं है। अगर कॉम्पोजिट फंक्शन है तो फिर चेन रूल अप्लाई कर रहे हैं। चेन रूल क्या कहता है आपको? ये आपके पास चेन रूल का फॉर्मूला होगा कि कोई भी आप यहाँ पे तो टी के लिए आप डिफ्रेंशिएट कर रहे हो ना, ये डब्ल्यू के लिए आ जाए, किसी भी वेरिएबल के लिए आ जाए, तो आपने पहले तो एक्स के लिए डिफ्रेंशिएट करना है, उसके ऊपर अप्लाई करना है डेरिवेटिव। तो उसका क्या होगा? पार्शियल डेरिवेटिव आएगा पहले, फिर उसी का आप विद रिस्पेक्ट टू डेरिवेट एक्स के लिए ही कर रहे होगे, लेकिन जो वेरिएबल होगा वो सिंपल डेरिवेटिव के तौर पे आएगा। फिर सेकेंडली आप करोगे वाई के लिए पार्शियल डेरिवेटिव, फिर सिंपल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई। दो बातें होंगी बस, विद रिस्पेक्ट टू एक्स और विद रिस्पेक्ट टू वाई, पहले पार्शियल डेरिवेटिव फिर सिंपल डेरिवेटिव। इसी तरह वाई के लिए पहले पार्शियल डेरिवेटिव फिर सिंपल डेरिवेटिव। डेरिवेटिव तो वैसे ही होता है, सिर्फ पार्शियल हम लगाते हैं क्योंकि ये फर्दर डिपेंड कर रहा होता है एक्स और वाई के ऊपर, इसलिए हम पार्शियल कह देते हैं उसके ऊपर। डेरिवेटिव तो वही हम जिस तरह लेते हैं उसी तरह लेंगे, इसलिए हमने यहाँ पे देखो पार्शियल जेड ओवर पार्शियल एक्स लिया हुआ है, और डेरिवेटिव तो हमने वैसे ही जैसे जैसे हम लेते हैं उसी तरह लिया हुआ है कि 3 यहाँ पहले आ गया, एक्स में से एक जो है पावर कम होगी, इसलिए 3x² हो गया। y एज अ कांस्टेंट यहाँ पे ट्रीट हो रहा है, तो y यहाँ पे कांस्टेंट के तौर पर है। इसी तरह यहाँ पे देखो 3 आपके पास कांस्टेंट के तौर पे पड़ा हुआ है, और यहाँ पे 2 जो होगा जब इसके साथ पीछे पावर में आएगा तो 3 2 6 हो जाएगा, और एक इसके साथ पावर में से कम हो जाएगी, तो 6x और y का क्यूब यहाँ बच जाएगा। अच्छा, अब क्योंकि x को भी हमने डिफ्रेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू t, ये देखो क्योंकि ये देखो dx ओवर dt भी हमें चाहिए, तो इसलिए हमने यहाँ पे dx ओवर dt भी निकालना है। इसको सॉल्व करो तो क्या बचता है? यहाँ पे 4 तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? 0, प्लस यहाँ पे t को हमने क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू x सॉल्व कर रहे हैं, तो क्या बचा आपके पास? 2t। अब आ जाओ y के ऊपर, तो y के लिए अब इसको सॉल्व करोगे पार्शियल डेरिवेटिव लगेगा, x का क्यूब यहाँ पे कांस्टेंट है एज इट इज आ गया। y को आप जब सॉल्व करते हो तो क्या डेरिवेटिव आएगा? सिंपल y का 1 आ जाएगा, तो 1 यहाँ पे लिखा नहीं मैंने, 1 आ जाएगा सिंपल डेरिवेटिव। और यहाँ पे जब y के लिए आप सॉल्व करोगे तो ये 3 आ जाएगा पीछे पावर के जरिए, पावर रूल के जरिए, तो 3 3 9 हो जाएगा। 9x² एज इट इज क्योंकि कांस्टेंट है, x² एज इट इज, और y के पावर में से एक माइनस, तो यहाँ पे y² बच जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे फर्दर अब आपको क्या चाहिए? dy ओवर dt, तो dy ओवर dt कहाँ से आएगा? इसको डेरिवेटिव कर दो, तो पावर रूल लगा इसके ऊपर भी, तो 5 3 15, और एक माइनस हो गया तो 15t² बच गया। अब सिंपली आपने जो जो वैल्यूज आप जिस की है वो फॉर्मूले के जरिए आप उधर सब्स्टिट्यूट कर दो। तो पार्शियल जेड और पार्शियल एक्स की ये वैल्यू है, ये पहले पुट कर दी,
उसके बाद डी एक्स ओवर डी टी की ये वैल्यू है, ये पुट कर दी, प्लस पार्शियल जेड ओवर पार्शियल वाई की ये वैल्यू है, फिर पार्शियल वाई डी वाई ओवर डी टी की ये वैल्यू है, पुट कर दी। अब आंसर आप मल्टीप्लाई कर दो, बेशक ये ना करो, बस आपने यही निकाल के दिखाना था कि हमने पार्शियल जेड ओवर पार्शियल टी निकाल लिया चेन रूल के जरिए। क्लियर? अभी आगे फर्दर और भी क्वेश्चन आहिस्ता आहिस्ता क्लियर होते जाएंगे आप लोगों को। सही है, अगर प्रॉपर सॉल्व ना भी करें इसी तरह ही रहने दें तो हाँ सही जी, है कोई ये मसला नहीं, आंसर। कोई मसला नहीं है, मल्टीप्लाई कर देंगे तो ठीक है, वेल एंड गुड है, नहीं भी किया तो कोई बात नहीं। अच्छा, यहाँ पे देखो ये फंक्शन आपके पास है z इज इक्वल टू 4x क्यूब बाई 5, x आपके पास है 3s स्क्वेयर t, y आपके पास है 2x क्यूब t स्क्वेयर। पहले उसने कहा है आपको फाइंड पार्शियल z ओवर पार्शियल s, फिर आपको कहा है पार्शियल z ओवर पार्शियल t। ठीक है, अब देखो यहाँ पे z यहाँ पे फंक्शन है आपका एक्स वाई का, एक्स वाई आगे डिपेंड कर रहे हैं s और t के ऊपर, तो यहाँ पे सिंपल डेरिवेटिव का कॉन्सेप्ट खत्म हो गया। क्यों? यहाँ पे देखो x आपका यहाँ पे फंक्शन था t के ऊपर डिपेंड कर रहा था, तो इसलिए आप सिंपल डेरिवेटिव इस फॉर्मूले के अंदर पुट कर देते थे। लेकिन अब यहाँ पे देखो एस एक्स जो है वो फर्दर डिपेंड कर रहा है s के ऊपर भी और t के ऊपर भी, तो यहाँ पे पहले यहाँ पे भी डेरिवेटिव आएगा पार्शियल, और अब जब इसको डेरिवेट करना होगा तो फिर दोबारा पार्शियल डेरिवेटिव आएगा। तो यहाँ से आप लोग याद रख लें कि जब भी एक फंक्शन दो के ऊपर वेरिएबल्स के ऊपर डिपेंड करेगा तो पार्शियल डेरिवेटिव लगेगा, और जब एक पे लगेगा तो सिंपल डेरिवेटिव होगा। तो अब फॉर्मूला पार्शियल जेड ओवर पार्शियल एक्स का फिर क्या बनेगा? पहले विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो जब पार्शियल जेड ओवर पार्शियल एक्स आएगा, फिर पार्शियल एक्स ओवर पार्शियल टी आ जाएगा, सॉरी एस आ जाएगा, क्योंकि हम एक्स के लिए निकाल रहे हैं ना, तो पहले पार्शियल एक्स ओवर पार्शियल एक्स आ जाएगा, एस आ जाएगा। तो पार्शियल जेड ओवर पार्शियल एक्स क्या होगा? पहले जब इसको सॉल्व करोगे तो 4 3 12 पावर पीछे आ जाएगी, और पावर में से एक माइनस, तो 12x स्क्वेयर बाई 5 एज इट इज, क्योंकि ये कांस्टेंट है। और जब इसको सॉल्व करोगे s के लिए, तो s के ऊपर देखो स्क्वेयर है तो ये पीछे आ जाएगा, तो 3 2 6 हो जाएगा, 6 एक पावर में से माइनस कर दोगे तो 6s, और t एज इट इज क्योंकि ये कांस्टेंट है, तो 6s t आ जाएगा आपके पास। ये दोनों आपके पास सॉल्व हो गए। इसी तरह ही अब आप लोगों ने y के लिए सॉल्व करना है, तो पार्शियल y पार्शियल z ओवर पार्शियल y, और सॉरी इसको सॉल्व करोगे पार्शियल z ओवर पार्शियल y। अब y यहाँ पे सॉल्व होगा तो y के देखो पावर में 5 है, तो 5 4 20 हो जाएगा, x का क्यूब एज इट इज, इसकी पावर में से एक माइनस हो जाएगा तो 4 बच जाएगा आपके पास पावर में से। इसी तरह पार्शियल y ओवर पार्शियल s, अब यहाँ से देखो पार्शियल y ओवर पार्शियल s करोगे तो 3 पावर पीछे आ जाएगी, 3 2 6, एक पावर में से कम हो जाएगा इसकी, तो स्क्वायर बच गया, और t स्क्वायर एज इट इज कांस्टेंट की वजह से। अब सिंपली आप मल्टीप्लाई कर दो, तो मल्टीप्लाई करके आपके पास ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब आप लोगों ने एक चीज सॉल्व की अभी, पार्शियल z ओवर पार्शियल s, अभी आप लोगों ने पार्शियल z ओवर पार्शियल t भी निकालना है, और वो कैसे होगा? अब s की जगह आप लोगों ने इस फॉर्मूले के अंदर t पुट कर देना। सिंपली पहले पार्शियल z ओवर पार्शियल x, फिर अब क्योंकि पार्शियल x को हम s के लिए पहले कर रहे थे, अब आप लोगों ने t के लिए कर देना। तो पार्शियल z ओवर पार्शियल x तो एज इट इज रहेगा, इसकी वैल्यू एज इट इज रहेगी। देखो पार्शियल z ओवर पार्शियल x की जो वैल्यू थी ये एज इट इज रही है यहाँ पे, और अब सिर्फ पार्शियल x ओवर s की जगह पार्शियल x ओवर t आ गया, तो वो कैसे होगा? यहाँ पे ऊपर चलते देखते हैं। इसको अब t के लिए आप डेरिवेट कर दो, तो t के लिए किया तो ये देखो इसकी पावर में कुछ नहीं है, तो ये खाली एज इट इज आ जाएगा, तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा फिर? 1। तो क्या बचा आपके पास? कांस्टेंट बच गया 3s स्क्वायर, तो यहाँ पे देखो 3s स्क्वायर बच गया, क्योंकि x का डेरिवेटिव अगर खाली x को हम डेरिवेट करते हैं जब, तो उसका आंसर क्या आता है? 1 आता है। इधर आप t के लिए कर रहे हो तो उसका आंसर क्या आएगा? 1, तो वो लिखा नहीं हमने, 3s स्क्वायर आ गया। फिर पार्शियल z ओवर पार्शियल y का देखो, तो वो एज इट इज आ जाएगा 20x क्यूब बाई 4, 20x क्यूब बाई 4 आ गया। यहाँ पर चेंजिंग आएगी, पार्शियल y ओवर पार्शियल t आ जाएगा। अब ऊपर दोबारा देखते हैं, यहाँ पे पार्शियल y ओवर पार्शियल t में देखो पावर में 2 है, 2 इस 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा? 4, s का क्यूब एज इट इज,
इसकी पावर में से एक माइनस, तो 4s³ t आ जाएगा आपके पास। देखो 4s³ t आ गया आप लोगों के पास। अब इन दोनों की आपके पास सबकी वैल्यूज आ गई, सब्स्टिट्यूट होगी हुई है। अब इनको मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ गया आपके पास। क्लियर? किसी को कोई मसला है तो पूछ ले। फर्दर दोबारा आगे यही क्वेश्चन है इसी तरह का। अब W देखो, यहाँ पे देखो फंक्शन है एक्स वाई का। हाँ जी बच्चे, अच्छा ठीक है। अच्छा W यहाँ पे है फंक्शन एक्स वाई का, और एक्स वाई देखो फर्दर किस पे डिपेंड कर रहा है, टी के ऊपर। तो यहाँ से पहली बात तो क्लियर होगी कि W का हम पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे और x का सिंपल डेरिवेटिव लेंगे। ठीक हो गया, क्योंकि x खाली t के ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो फॉर्मूला आप लोगों का क्लियर हो जाएगा, क्योंकि t के लिए सॉल्व करना है, पहले पार्शियल w का आपने x के लिए सॉल्व करना है, फिर dx ओवर dt आ जाएगा। इसी तरह पार्शियल w ओवर पार्शियल y, फिर dy ओवर dt। ठीक है, अब इसके ऊपर चलते हैं। तो ये देखो पैसे पार्शियल डेरिवेटिव लगाया x का, तो 2x आ गया, क्योंकि x के लिए सॉल्व कर रहे हैं, तो 2x y एज इट इज कांस्टेंट है, 2xy आ गया आप लोगों के पास माइनस। अब x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1, तो ये तो खत्म हो गया, x y का क्यूब एज इट इज आ गया। फिर dx ओवर dt आप लोगों ने निकालना है, तो cos क्या आप लोगों को डिफरेंशिएशन पता होनी चाहिए क्या होती है, माइनस साइन, तो माइनस साइन t आ गया आप लोगों के पास। मैंने आप लोगों को कहा था अपने जो है वो कॉन्सेप्ट रिवाइज कर लें आप लोग फर्स्ट ईयर के, क्योंकि ये हर जब चलते रहने हैं आप लोगों के पास। तो फर्दर आप y के लिए डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, ये y का डेरिवेटिव लिया तो 1 आ गया, x² एज इट इज आ गया यहाँ पे। और इसी तरह यहाँ y का क्यूब है, तो y क्यूब पावर पहले आ गई 3x एज इट इज, y की एक पावर में से कम हो गया तो 3xy²। और यहाँ पे देखो y इज इक्वल टू et है, यानी एक्सपोनेंशियल की पावर में t है। तो एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव क्या होता है, ये याद रख लें कि जो भी आप लोगों के पास एक्सपोनेंशियल की पावर में हो, डेरिवेटिव जब आप लोग लेंगे तो पहले एक्सपोनेंशियल की पावर में जो भी होगा वो एज इट इज आ जाएगा, और फिर फर्दर हम जो पावर होगी उसका डेरिवेटिव लेंगे। क्या मतलब है, यहाँ पे देखो t है, t का विद रिस्पेक्ट टू जब t डेरिवेटिव लेते हो तो क्या आ जाएगा 1, तो इसलिए हम 1 लिखा नहीं मैंने यहाँ पे। तो यहाँ से क्या पता चला कि जो भी एक्सपोनेंशियल होगा पहले वो एज इट इज आ जाएगा, एक्सपोनेंशियल के फंक्शन पावर में भी जो होगा वो एज इट इज आएगा, फिर हम जो पावर होगी उसका डेरिवेटिव लेंगे। तो यहाँ पे क्योंकि 1 बन गया इसलिए हमने लिखा नहीं था। अगर आगे फंक्शन ऐसा कोई आ जाए जो जैसे t² अगर बन जाए तो फिर हमें उसका डेरिवेटिव लेना पड़ता है, जो कि बनता है 2t। ठीक है, जैसे 2t, फिर हम लिखते भी 2t फिर साथ, क्योंकि अब यहाँ पे t है खाली तो हमने 1 लिखा नहीं है। अच्छा, अब हमारे पास वैल्यू सॉल्व हो गई है, यानी कि वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके हमने यहाँ निकाल लिया। अब लेकिन क्वेश्चन के अंदर देखो यहाँ पे गिवन है एक चीज कि आप लोगों ने पार्शियल डेरिवेटिव तो निकालना है चेन रूल के जरिए, लेकिन t इक्वल टू 0, यानी कि एक पॉइंट आपको दे दिया कि इस पॉइंट के ऊपर आप लोगों ने निकालना है। तो नाउ इवेल्युएट एट t इक्वल टू 0। अब t इक्वल टू 0 जहां जहां है आप लोगों ने वहां उसकी वैल्यू पुट कर देनी है। तो आप लोगों के पास सिंपल यहाँ पे क्या बना, साइन 0 आपको क्या होता है, साइन 0 0 आता है, तो 0 इसको आपको पूरे फंक्शन के साथ जब मल्टीप्लाई होगा तो वो उसको 0 कर देगा, इसलिए यहाँ पे 0 हो जाएगा, खत्म हो गया यहाँ से। अच्छा यहाँ पे आओ तो e रेस्ट पावर t है, तो e रेस्ट पावर 0 क्या होता है, एनीथिंग रेस्ट पावर 0 क्या होता है 1 होता है, तो यहाँ पे ये 1 हो गया। और यहाँ से आप लोग देखोगे तो यहाँ से आप लोगों के पास क्या आ जाएगा -2। ठीक है, तो सिंपली आपका सॉल्व हो गया यहाँ पे। सर ये 1 कहाँ से आ गया, कौन सा 1 बच्चे, ये जो 1 आपने पुट किया हुआ है, कि x और y की वैल्यूज हमने सब्स्टिट्यूट किए हैं। x और y को हमने यहाँ पे 1 के यहाँ मैंने मेंशन नहीं किया हुआ, हाँ ये मेंशन नहीं हुआ, यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर गिवन होगा है जो x और y की भी वैल्यूज आपको गिवन होंगी यहाँ पे, इसलिए यहाँ पे सब्स्टिट्यूट हुई है। यहाँ पे x की भी वैल्यू 1 होगी और y की भी वैल्यू 1 है, इसलिए यहाँ पे 1 1 सब्स्टिट्यूट हुआ है। क्योंकि यहाँ पे तो जरूरत नहीं पड़ी हमें, लेफ्ट साइड पे तो जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि साइन 0 आपका इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 0 तो इसको 0 कर दिया।
यहाँ पे x और y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी पड़ी है, तो x का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 रहा, यहाँ 1 1 मल्टीप्लाई हो गया तो 3 एज इट इज आ गया, तो 1 माइनस 3 1 माइनस 2 आ गया आपके पास। ये क्वेश्चन में गिवन होगी, यहाँ पे मेरे से मिस्टेक हो गई है जो है वो लिखने में। अच्छा अभी टाइम कितना बचा हमारे पास? 10:40। अच्छा अगर ये टाइम बचा एंड पे तो हम ये मैं एग्जांपल रिपीट करा दूँ, एक और एग्जांपल एक करा दूंगा आप लोगों को। आगे से चलते हैं, चेन रूल से अगले टॉपिक है इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन। अच्छा इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन होती क्या, पहले तो वो क्लियर कर लेते हैं। अच्छा इम्प्लिसिट फंक्शन पहले देख लो कि किस फॉर्म के होते हैं। देखो जब आपके पास ऐसा हो कि y जो होगा फंक्शन ऑफ x है, जब आपको क्लियर हो कि जो डिपेंडेंट वेरिएबल है लेफ्ट साइड पे आपके पास, इंडिपेंडेंट वेरिएबल आपके पास राइट साइड पे है, तो तब ऐसे फंक्शन को एक्सप्लिसिट फंक्शन कहते हैं कि यानी कि आपके पास क्लियर हुए हैं कि y जो है वो डिपेंडेंट है, x इंडिपेंडेंट है और अलग अलग हुए हैं वो, तो ऐसे फंक्शन को हम एक्सप्लिसिट फंक्शन कहते हैं। लेकिन अगर ऐसा फंक्शन हो कि if a function is not explicit, that is कि if y is not completely expressed in terms of x, that is implicit function। किस तरह का हो कि आपके पास यहाँ से देखो x स्क्वायर प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू 12y स्क्वायर लिखा है। यहाँ पे देखो x y इस तरह है मिक्स हुए में कि हम इनको अलग अलग नहीं कर सकते। जैसे यहाँ पे देखो y हमने अलग करके लिखा हुआ है यहाँ पे, और x यहाँ पे अलग करके हमने लिख दिए हुए हैं, तो ऐसा हम यहाँ पे नहीं कर सकते इस केस में। तो जब ऐसा कोई केस आ जाए आप लोगों के पास, तो आप लोगों ने समझ लेना कि ये इम्प्लिसिट फंक्शन है। Here x and y are mixed in such a way that they cannot be separated easily। यहाँ पे इनको हम easily separate नहीं कर सकते, तो यही हमारा इम्प्लिसिट फंक्शन है। एक एग्जांपल और लेके दिखाता हूँ आपको किस तरह इसको सॉल्व किस तरह फिर करना पड़ेगा हमें। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 12 आप लोगों को दिया हुआ एक फंक्शन। अब y देखो यहाँ, पहले इसको यहाँ पे सॉल्व करके दिखाता हूँ आपको। ये देखो डेरिवेटिव लेंगे जब हम विद रिस्पेक्ट टू x, तो दोनों साइडों पे लेना पड़ता है। तो ये अब राइट साइड पे देखो विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव लिया, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 हो जाता है। ये तो क्लियर होगी, राइट साइड क्लियर होगी। लेफ्ट साइड पे देखो एक्स स्क्वायर का तो हमारे पास पता है हमें 2x आ जाता है। अब वाई स्क्वायर की बात है यहाँ पे। अब वाई स्क्वायर यहाँ पे 2y dy dx कहाँ से आ रहा है, ये क्लियर करने वाली बात है। ये आपको मैं यहाँ से दिखाता हूँ। अब यहाँ पे देखो y जो है वो फंक्शन होता है हमारा, क्योंकि आप ज़्यादातर देखते हो कि y जो होता है वो डिपेंडेंट वेरिएबल ले रहे होते हैं और x इंडिपेंडेंट वेरिएबल ले रहे होते हैं। यहाँ पे देखो जिस तरह y डिपेंडेंट वेरिएबल होता है, x इंडिपेंडेंट वेरिएबल आपका कंसीडर हो रहा होता है। तो यहाँ पे देखो जब ऐसा केस होता है तो हम क्या लिखते हैं, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, क्योंकि y यहाँ पे डिपेंडेंट है और x इंडिपेंडेंट है। तो अब यहाँ पे अगर सब्स्टिट्यूट करें y की जगह हम, तो क्या बनता है फिर, एक्स स्क्वायर प्लस एफ ऑफ एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू 12। अब इसका अगर डेरिवेटिव लें हम, तो क्या फिर बनता है, x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x लेते हैं तो क्या आता है, देखो पावर रूल लग रहा है ना, क्योंकि पावर में हमारे पास तो 2 पहले आ गया, तो 2 एफ ऑफ एक्स, और जो अंदर चीज होती है उसका भी डेरिवेटिव ले रहे होते हैं हम। तो यहाँ पे देखो यहाँ पे तो हमें जरूरत नहीं पड़ रही क्योंकि x है तो x का डेरिवेटिव 1 होता है, लेकिन यहाँ पे एफ ऑफ एक्स है, तो एफ ऑफ एक्स का हम डेरिवेटिव लेंगे जब, तो क्या बनता है एफ डैश ऑफ एक्स, ठीक है, जिसको हम लिख सकते हैं डी वाई ओवर डी एक्स भी लिख सकते हैं जिसको हम। तो यहाँ से देखो क्लियर हो गया कि 2x प्लस 2, अगर हम y की वैल्यू वापस सब्स्टिट्यूट करें तो क्या, एफ ऑफ एक्स की जगह हम y सब्स्टिट्यूट कर दें तो 2y डॉट एफ डैश ऑफ एक्स को हम लिख सकते हैं डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, ये डेरिवेटिव राइट साइड का 0 हो गया। और अब यहाँ से देखो मैंने इसलिए यहाँ पे लिखा था ये 2y डी वाई बाई डी एक्स। ये पॉइंट क्लियर हुआ है सबको? यस सर। ठीक है, अब यहाँ से हमने डी वाई बाई डी एक्स को लेफ्ट साइड पे रेंट दिया है, बाकियों को हम उस साइड पे ले गए। तो अब यहाँ पे देखो -2x हो जाएगा उधर जाके हमारे पास, और ये क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा है आपस में, तो ये जाके जब उस साइड पे होगा तो डिवाइड हो जाएगा 2x के साथ, तो 2 आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। क्या बचा हमारे पास, -x ओवर y। यह आपकी डिफ्रेंसिएशन हो गई है किसके रिस्पेक्ट से, इम्प्लिसिट डिफ्रेंसिएशन के तौर पे। पहले हमने किया चेन रूल के जरिए, अब हमने इम्प्लिसिट डिफ्रेंसिएशन के जरिए डिफ्रेंसिएशन की है। क्वेश्चन और लेते हैं, फाइंड पार्शियल z ओवर पार्शियल x एंड पार्शियल z ओवर पार्शियल y
इफ z इज डिफाइंड इम्प्लिसिटली एज अ फंक्शन ऑफ x एंड y। ठीक है, अब देखो यहाँ पे उसने पहले कहा आपको पार्शियल z ओवर पार्शियल x निकालो। अब यहाँ से क्लियर है, मैं उसने क्वेश्चन में बता दिया z इज डिफाइंड इम्प्लिसिटली एज अ फंक्शन ऑफ x एंड y। इसका क्या मतलब है कि z के अंदर खुद x और y छुपा हुआ है। ठीक है, अब इसको पहले हमने क्या करना है, मैंने आपको पहले ऊपर क्वेश्चन में भी दिखाया कि पहले विद रिस्पेक्ट टू x सॉल्व करना है। तो हमने क्योंकि निकालना में विद रिस्पेक्ट टू x है, तो विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेट किया हमने, तो दोनों साइड पे करना है डेरिवेट विद रिस्पेक्ट टू x। ये कांस्टेंट है, 0 हो गया। अब यहाँ पे देखो x का क्यूब का डेरिवेटिव क्या होता है, 3x स्क्वायर आ गया हमारे पास। अब y का विद रिस्पेक्ट टू जब x लेंगे तो क्या आ गया आपके पास, 0। z का क्यूब है, z का देखो अब उसने बताया है कि z आपका फंक्शन है x और y का। जिस तरह अभी मैंने ऊपर ये आपको दिखाया, ये देखो z जो होता है जब फंक्शन होता है x और y का, तो उसको कैसे सॉल्व करना है अभी बताया आपको ऊपर। तो यहाँ पे क्योंकि z आपका फंक्शन है x और y का, तो वो ट्रीट हो रहा है इसके अंदर, यहाँ पे देखो दिखाया नहीं हुआ लेकिन x इसके अंदर फर्दर x छुपा हुआ है। तो जब हम इसको डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो वो आएगा जिस तरह हम पावर रूल के जरिए x को सॉल्व कर रहे हैं, इसी तरह हम z को भी सॉल्व करेंगे। तो 3z स्क्वायर, अब इसका डेरिवेटिव भी फर्दर आएगा आपके पास। तो इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू क्या आएगा, पार्शियल z ओवर पार्शियल x। और अब अगर इधर चलें हम, तो 6xyz है, 6 और y आपका कांस्टेंट है, वो बाहर आ गया। अब x और z है। अब देखो यहाँ पे x भी आपका डेरिवेटिव हो सकता है विद रिस्पेक्ट टू x, और z भी आपका विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव हो सकता है। तो यहाँ पे आपके पास फिर कौन सा रूल लग सकता है, जब ऐसा कोई फंक्शन आ जाता है जिसमें 2x आ जाए, तो आपका याद है, आपको पिछली क्लास में भी कराया था कि प्रोडक्ट रूल के जरिए हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे x और z हम प्रोडक्ट रूल के जरिए सॉल्व करेंगे। तो पहले में देखो x एज इट इज आ गया, z को जब डिफरेंशिएट किया तो क्या आया, पार्शियल z ओवर पार्शियल x। फिर प्लस x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1, और z एज इट इज आ गया आपके पास। तो ये आपका क्या लगा, प्रोडक्ट रूल, और ये राइट साइड आपकी 0 थी। अगले स्टेप पे चलते हैं। अब देखो यहाँ पे ये एज इट इज रहा है यहाँ पे ये चीज़ें, और ये x अब मल्टीप्लाई हो गया 6y के साथ। तो 6xy पार्शियल z ओवर पार्शियल x, और यहाँ पे इसके साथ जब मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा, 6yz। अब हमें असल में क्या चाहिए, हमने निकालना है पार्शियल z ओवर पार्शियल x। अब वो किस दो टर्म्स में, ये देखो इन दो टर्म्स में पार्शियल z ओवर पार्शियल x। अब इन दोनों को अगर मैं कॉमन ले लूँ, ठहरो मैं इसको सॉल्व करके भी दिखाता हूँ आप लोगों को। पहले तो उन दो टर्म्स को मैं उस साइड पे ले जाता हूँ जो जिनमें नहीं है, ये इस टर्म में नहीं है और इस टर्म में नहीं है। तो ये राइट साइड पे जाके माइनस हो जाएंगी। तो ये देखो यहाँ प्लस का साइन था, उधर जाके माइनस हो जाएगा। तो -6yz, और ये देखो 3x स्क्वायर के साथ भी प्लस का साइन था, तो यहाँ जाके -3x स्क्वायर हो गया। अब ये देखो इन दो टर्म्स में हमारे पास पार्शियल z ओवर पार्शियल x है, तो मैं कॉमन ले लेता हूँ, पार्शियल z ओवर पार्शियल x इज इक्वल टू, इन दो टर्म्स को कॉमन लिया, सॉरी इज इक्वल टू नहीं आना यहाँ पे, इन दो टर्म्स में कॉमन लिया मैंने, तो 3z स्क्वायर प्लस 6xy आ गया आप लोगों के पास। 6 हमने, और सॉरी पार्शियल x ओवर पार्शियल z ओवर पार्शियल x सिर्फ हमने कॉमन ले लिया इन दो टर्म्स में से। तो ये आपके पास कॉम बच गया आपके पास। अब ये देखो हमें तो यही चाहिए था, सिर्फ हमने निकालना ये था, तो हमने इसको लेफ्ट साइड पे रहने दिया। अब ये जो टर्म है ये क्योंकि मल्टीप्लाई हो रही है इसके साथ, तो जब जाए इज इक्वल टू को उधर जाएगी तो ये डिवाइड हो जाएगी। तो ये देखो 3z स्क्वायर प्लस 6xy यहाँ जाके डिवाइड हो गया। अब देखो यहाँ पे फर्दर ही सॉल्व हो सकता है क्योंकि 3 कॉमन है, तो 3 कॉमन ले लिया ऊपर नीचे आप लोगों ने, तो 3 के साथ कैंसिल आउट हो गया। तो बाकी आपके पास फंक्शन बच जाएगा x स्क्वायर प्लस 2yz और z स्क्वायर प्लस 2xz। ये आप लोगों की इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन होगी, और आप लोगों के पास आ गया पार्शियल z ओवर पार्शियल x। इसी तरह ही आप लोग इसको भी निकाल लोगे, पार्शियल z ओवर पार्शियल y को, यहाँ पे x की जगह आप लोग y के लिए डिफरेंशिएट कर लोगे बस। अब इसी तरह ही आप लोग यहाँ पे y की जगह z के लिए डिफरेंशिएट करो, जो आंसर आएगा वो इसी तरह ही जिस तरह ही हमने x के लिए डिफरेंशिएट किया वो y के लिए डिफरेंशिएट हो जाएगा। एक और क्वेश्चन आप लोगों को करा देता हूँ।
use implicit differentiation to find partial z over partial x and partial z over partial y। ये फंक्शन है आप लोगों का। अब आप लोग यहाँ से भी देखो, हम x y z को अलग अलग सॉल्व नहीं, क्योंकि y यहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल अगर हम लें तो x और z को आप सेपरेट नहीं कर सकते इजीली। यहाँ जाके वो डिवाइड हो जाएगा और उसको सॉल्व करना फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा, कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। इसलिए फिर हम इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन के जरिए जाते हैं। तो लेकिन यहाँ पे तो क्वेश्चन में बता दिया था आप लोगों को, अगर ना बताया होता तो फिर हमें यहाँ से देखना पड़ता। तो पहले क्या तरीका है, विद रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेट करना है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर है। विद रिस्पेक्ट टू जब एक्स किया तो 2x, वाई के लिए किया तो 0 हो गया। z आपका फंक्शन होगा यहाँ पे x और y का, तो z यहाँ पे x और y का है, तो इसका मतलब है 2x और पार्शियल z और पार्शियल x आ जाएगा। पावर रूल लगा पहले, फिर फंक्शन का डेरिवेटिव आ गया, पावर रूल लगा तो 2z आया, और z का डेरिवेटिव लिया तो पार्शियल z और पार्शियल x आ गया। इसी तरह राइट साइड पे जाओगे जब, तो x y और z है, 3 और y तो कांस्टेंट है आप लोगों के पास। अब x और z है, अब वो देखो दोबारा x में भी आप डेरिवेटिव ले रहे हो विद रिस्पेक्ट टू x, और z का भी डेरिवेटिव ले रहे हो, तो दोबारा देखो प्रोडक्ट रूल लगेगा, x एज इट इज, z का डेरिवेटिव लिया, फिर x का डेरिवेटिव और z एज इट इज। अब यहाँ से क्लियर है, 3y मल्टीप्लाई हो जाएगा इसके साथ, फिर 3y इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये दोनों आ गए आप लोगों के पास। और यहाँ से देखो ये दोनों एज इट इज रहे हैं। अब हमारा मकसद क्या, हमने पार्शियल z और पार्शियल x निकालना है, वो किन दो टर्म्स में, इन दो टर्म्स में। तो हम इन दोनों को पहले एक साइड पे ले जाते हैं। अब ये देखो यहाँ पे मैं 3xy को इस साइड पे ले आए तो -3xy बच गया। अब इसमें से दोनों में से पार्शियल z और पार्शियल x कॉमन ले लूँ, क्या बच रहा है, 2z - 3xy, और ये 2x उधर जाके माइनस हो गया, तो 3yz - 2x बच गया। अब यहाँ से देखो ये तो एज इट इज आ न्यूमरेटर, ये देखो ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो ये जाके डिनोमिनेटर में डिवाइड हो जाएगा उसके साथ। ठीक है, तो हमारे पास आंसर क्या है, पार्शियल z ओवर पार्शियल x, का ये आंसर आ गया। इसी तरह उसने कहा हुआ है कि पार्शियल z ओवर पार्शियल y निकालो, और उसको मैंने आपको ये सॉल्व करके नहीं दिखाया, लेकिन आंसर मैंने आप लोगों को बता दिया कि ये आंसर आएगा आप लोगों के पास। क्लियर है, ये आप लोगों का आज का लेक्चर है। यहाँ से कुछ पूछना चाह रहा हो कोई तो पूछ सकते हो। हाँ जी, सर ये जो लास्ट क्वेश्चन किया है इसमें प्रोडक्ट रूल वाला है ना जो किया आपने, उधर से समझा देगा। अच्छा ये देखो, क्योंकि ये 3 और y तो कांस्टेंट है, ये हमने बाहर लिख दिए। x और z आपका फंक्शन आ रहा है x का, तो अब इनके ऊपर ऐसा जब भी आएगा कोई बात जिसके अंदर दो वेरिएबल्स एक ही चीज़ के जरिए हम जो डेरिवेटिव ले सकते हो, तो तब हम प्रोडक्ट रूल लगाते हैं। अब यहाँ पे x का डेरिवेटिव पहले एज इट इज, बल्कि x एज इट इज रहा, यहाँ पे देखो x एज इट इज, z का आप लोगों ने डेरिवेटिव लिया, तो पार्शियल z और पार्शियल x आ गया। फिर x का डेरिवेटिव जब लेंगे तो क्या आ जाएगा 1, और z एज इट इज आ गया आप लोगों के पास। और 3y जब लेकिन अंदर, जी अच्छा ठीक है, ओके सर समझ आ गया। 3y इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, फिर 3y इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये आप लोगों के पास आ जाएगा। हाँ जी, एनी अदर क्वेश्चन? कोई क्वेश्चन नहीं है इसके अलावा? नो सर। चलो सर बस वो आप क्वेश्चन बता दीजिएगा जो हमने करने हैं, वो फिर हम हाँ करेंगे। जी, बच्चे में आप बता देना। चलें ठीक है, फिर इंशाल्लाह कल मुलाकात होती है आप लोगों के साथ। अल्लाह हाफिज़। इंशाल्लाह। खुदा हाफिज़ सर।